अब बात कर लेते हैं युग्मक जनन के दूसरे चरण, जो कि कहलाता है अंड जनन। शुक्र जनन हमने पढ़ लिया, जिसके द्वारा वृषण के भीतर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वो किस प्रकार होता है वो हमने डिटेल में बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम बात करते हैं अंडाणु जनन की। तो अंडाणु जनन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, अर्थात मादा युग्मक के विकास की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु या ओवम। यह जो प्रक्रिया है अंड जनन, ये शुक्राणु जनन से बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि शुक्राणु जनन जो प्रोसेस था उसकी जो शुरुआत होती है वह किशोरावस्था या प्यूबर्टी की स्टार्ट के समय होती है, लेकिन अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान ही हो जाती है। जब कब होती है यह यानी कि जब फीमेल खुद ही गर्भ के रूप में होती है, तब ही भ्रूणीय परिवर्तन के समय ये बन जाती हैं, ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं ऊगोनिया या अंड जननी कोशिकाएं, यह भ्रूणीय अंडाशय के अंदर, जैसे कि बताया, जब वो गर्ल चाइल्ड भ्रूण के रूप में होती है, उसके अंडाशय के भीतर ऊगोनिया कोशिकाएं बनती हैं, अंड जननी कोशिकाएं कहते हैं। जितनी एक बार बन जाती हैं दोबारा फिर आगे नहीं बढ़ती हैं, केवल इनमें विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप उन पे प्राथमिक ऊसाइट या प्राइमरी ऊसाइट कोशिका का निर्माण होता है। प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं उसको हम, प्राइमरी ऊसाइट कोशिका का निर्माण होता है। जो गुणन प्रावस्था होती है उसको हम इसकी संज्ञा दे सकते हैं, प्राइमरी ऊसाइट का निर्माण होता है। इसके बाद जो प्राइमरी ऊसाइट होती है वह कणिकामय कोशिकाओं की एक परत से जुड़ जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं कणिकामय सेल्स को, और तब इन्हें हम क्या नाम देते हैं प्राइमरी ऊसाइट्स के? प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक नाम दे देते हैं इसको हम, प्राथमिक पुटक कोशिकाएं कहलाती हैं फिर ये प्राइमरी ऊसाइट। ये देख सकते हैं आप, प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल नाम हो जाता है। जो ऊसाइट थी वही बन जाती है फिर फॉलिकल। अब एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटिकाओं की जो संख्या है वह जन्म से लेकर अब जब प्यूबर्टी आती है तब तक ये लगातार घटती चली जाती हैं। जितनी भी ये प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं घटती चली जाती हैं, और यौवनारंभ के समय यह केवल 60 से 80 हज़ार, कितनी रह जाती हैं? 60 से 80 हज़ार इतनी रह जाती हैं। और इन्हीं के द्वारा फिर स्त्री में जितने भी अंडाणुओं का निर्माण होना है इनके जरिए ही होना है, याद रखें। तो अब ये प्राथमिक पुटक जो बन गई थी प्राइमरी फॉलिकल, ये और अधिक परतों से जुड़ जाती है, और तब ये बन जाती है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल यानी पुटक कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, द्वितीयक पुटिका बन जाती है। यह द्वितीयक पुटिका फिर क्या करती है, एक और इसमें परिवर्तित हो जाती है तृतीयक पुटिका में। लेकिन तृतीयक पुटिका यानी टर्सरी फॉलिकल की विशेषता क्या होती है? इसकी गुहा एक तरल से भरी होती है, यानी उसके बीच में गुहा होती है, उस गुहा को एंट्रम कहते हैं। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि प्राइमरी जो फॉलिकल थी उसमें कोई गुहा नहीं थी, सेकेंडरी में नहीं थी। टर्सरी जो होती है गुहा होती है। गुहा इस प्रकार, अगर हम इसको, ये टर्सरी हमने फॉलिकल बनाई तो इसमें भी कहीं बीच में ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को एंट्रम, क्या नाम दिया जाता है? एंट्रम। तो आप समझ रहे होंगे, एंट्रम नाम दिया जाता है। यह एक विशिष्ट लक्षण है। अब देखा आपने कि सेकेंडरी के बाद टर्सरी भी बन गई। टर्सरी के बाद फिर क्या होता है, यौवनारंभ के समय जो कोशिकाएं थीं उनमें पहला विभाजन होता है, और जो पहला विभाजन अर्धसूत्री होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या हाफ होनी है, तो ये पहला एक विभाजन जो होता है असमान होता है। पहला विभाजन असमान होता है, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं। ये तो गुणन प्रावस्था थी जिसमें वृद्धि प्रावस्था थी, प्राथमिक अंडक कोशिका थी। प्राथमिक अंडक कोशिका परिपक्वन प्रावस्था में द्वितीयक अंडक में चेंज हुई, और द्वितीयक अंडक के बाद फिर ये चेंज होती, आगे भी प्रोसेस होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है पहले इनमें। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है प्राथमिक ऊसाइट में, तो
दो कोशिकाएं बनती हैं, एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। इनमें दोबारा एक डिवीजन होता है जिसके जरिए अंडाणु या सेकेंडरी oocyte, याद रखेंगे सेकेंडरी oocyte जो होता है अंडाणु, और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका होती है। उसके बाद अगर एक विभाजन और होता है तो तृतीय ध्रुवीय कोशिकाएं भी बन जाती हैं। यहाँ पे लेकिन मेन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही जो होती है वह परिपक्व होकर ओवम कहलाती है, परिपक्व होकर ओवम कहलाती है और जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेकेंडरी oocyte होता है। और ये कब बाहर आता है? ये बाहर आता है जब सेकेंडरी oocyte अंडाशय से निकलती है। 14वें दिन हम आवर्त साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ओव्यूलेशन जिसे कहता है, तो उसमें ये बाहर आती है सेकेंडरी oocyte, या उसी को हम कहते हैं अंडाणु या ओवम। जो टर्सरी हमने फॉलिकल पढ़ी थी वो परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। याद रखें ग्राफियन फॉलिकल भी आता है, ग्राफीपोटिक आती है, वो ग्राफियन फॉलिकल्स ही होती हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स ही जो होती हैं जब वो फट जाती है उसी के भीतर से फिर सेकेंडरी oocyte का रिलीजिंग होती है, मोचित होती है वहाँ से अंडाशय से। तब उस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और अगर शुक्राणु पहुंच जाता है तभी ये फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, अदरवाइज ये सेकेंडरी oocyte नष्ट होने लगती है और नष्ट होकर हर महीने मासिक धर्म के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान से समझेंगे कि मासिक धर्म या आतर्व चक्र क्या है।